नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां मैनेट के प्रोफेसर रिश्वत लेते ट्रैप हुए। प्रोफेसर आलोक मित्तल, मीडिएट गोपी कृष्ण मिश्र टैप हुए। लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। प्रस्तावित प्लॉट की रिपोर्ट बनाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। 7 लाख की मांगी गई थी रिश्वत। शिवपुरी में बनना है मेडिकल वेस्ट प्लांट, जहां भोपाल के मैनेट कैंपस में की लोकायुक्त ने कार्रवाई। और संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, मैनेट के प्रोफेसर सहित 2 लोगों को लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया रिश्वत लेते, पूरा मामला बताएं। देखिए, लगातार रिश्वतखोर बाबुओं की जो करतूतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और दूसरी ओर लोकायुक्त की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो भी जारी है। कल 7 लाख रुपए की एक बड़ी रिश्वत लेते हुए मैनेट भोपाल में लोकायुक्त की पुलिस ने प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मित्तल और एक जो मीडिएटर का काम कर रहे थे गोपी कृष्ण मिश्र को ट्रैप किया है और ट्रैप करने के बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उनसे जारी है। एक मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, शिवपुरी में ये पूरा प्लांट बनना था और उसके लिए तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो तय मापदंड होते हैं, उसको लेकर जो एक रिपोर्ट बनानी थी, रिपोर्ट सबमिट की जानी थी, वो इनकी ओर से की जानी थी। जो कि मैनेट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर आलोक मित्तल, और इसके लिए इन्होंने जो काम करने वाले लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनसे 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। और जब इस पूरी घटना की सूचना लोकायुक्त पुलिस को दी गई तो बहुत ही प्लांट तरीके से इन्हें ट्रैप किया गया और इस पूरी रिश्वत लेते हुए इनको ट्रैप किया गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब इनसे आगे की पूछताछ होगी, कार्रवाई की जाएगी। और इसके पहले भी अगर इन लोगों ने इसी तरीके के कोई रिश्वतखोरी और अन्य आर्थिक अनियमितताओं में अगर इनका नाम सामने आता है या पहले भी इन्होंने इस तरीके की कोई आर्थिक अनियमितताओं को अगर अंजाम दिया होगा तो वो उन मामलों पर भी जरूर पूरी जांच होगी और उसके आधार पर आने वाले समय में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से रिश्वत लेते हुए कोई बाबू, कोई अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके पहले भी हमने देखा है और इसी महीने में कई सारी जो कार्रवाइयां वो हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिश्वतखोरी के मामले हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा और सभी जो ऐसी एजेंसीज हैं जो भ्रष्टाचार और आर्थिक नियमितताओं को रोकने का काम करती हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लगातार इसी तरीके की सख्त कार्रवाई, सख्त रवैया अपनाया जाए ताकि जो रिश्वतखोर हैं वो कहीं ना कहीं रिश्वत लेने से डरे और जो आम लोगों के काम है, जो जनता के काम है, वो सरलता से हो सके और प्रदेश की सरकार का जो लक्ष्य है गुड गवर्नेंस को स्थापित करना, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप लगातार जुड़े रहे वासु, आगे भी अभी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। और भोपाल से एक और अहम खबर है। आज से 2 दिन का विशेष थिंक 20 कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। G20 समिट को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान भी इसमें शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। समापन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। और एक बार फिर से वासु का रुख करेंगे। वासु, 2 दिन का विशेष थिंक 20 कार्यक्रम, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? देखिए, G20 समिट की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और G20 की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल, खजुराहो, इंदौर जैसे शहरों में आयोजित होनी है। और इस पूरे सम्मेलन के पहले थिंक 20 का एक विशेष कार्यक्रम होता है, उसका आयोजन आज से शुरू हो रहा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये प्रोग्राम शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो डेलीगेट्स हैं, करीब 300 डेलीगेट्स दुनिया भर के जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और G20 सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, किन किन विषयों को रखा जाएगा और उसमें भारत की प्राथमिकता के क्या बिंदु हो सकते हैं, क्या बातचीत हो सकती है, उन पर बात की जाएगी। और अगर इस G20 समिट की प्रेसिडेंसी की बात करें तो हार्मोनी, पीस, वननेस के साथ ये पूरा जो G20 का सम्मेलन है वो होना है। इसमें वैश्विक जो समस्याएं हैं, वैश्विक जो चुनौतियां हैं, उन पर चर्चा होगी और उनके समाधान पर भी चर्चा होगी। कोविड-19 का जिस तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक आया और उसका असर
अभी तक बना हुआ है, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो विश्व स्तर पर सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, चीजें प्रभावित हुई हैं, उनसे किस तरीके से आने वाले समय में डील करना है और ऐसे दो देशों के बीच में बड़े वॉर जैसी स्थिति ना बने, इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही वैल्यू सिस्टम और एथिक्स पे भी इस पूरे G20 थिंक प्रोग्राम के दौरान बातचीत होगी कि कैसे फाइनेंस के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैल्यूज और एथिक्स के साथ काम किया जा सके, ताकि किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी देश को, नागरिकों को कोई नुकसान न हो। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, इन तमाम जो फाइनेंस और आर्थिक नीतियां हैं, उन पर पूरी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में होने जा रही G20 की बैठकों को लेकर आयोजन टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और MP नीति आयोग के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें लाइफस्टाइल, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में लाने पर चर्चा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG को हासिल करने की बात होगी। साथ ही सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा होनी है। राजधानी भोपाल में कल से G20 सम्मेलन के लिए थिंक 20 की खास बैठकें होने जा रही हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ विशेष थिंक 20 के प्रोग्राम में रहेगा? क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे? 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने लाइफ का हमको आइडिया दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल में हम किन चीजों को शामिल करें, किन चीजों के साथ में हम अलग से विचार कर सकते हैं, इसका एक पहला मुद्दा है। दूसरा, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम, ये फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे SDGs को हासिल करने की बात है, उसमें जो कमी आई है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं, उनमें G20 क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेनेटिक चेंज की बात चाइना में 2018 में हुई थी, क्या ये माना जा सकता है पहला एक ग्लोबल मंच होगा जहां पे इस बात पे चर्चा होगी? हाँ, मुझे लगता है कि एथिक्स के दृष्टि से टेक्नोलॉजी में ये पहली बार इस तरह की चर्चा खुल करके सामने रखी जाने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए सर, ये जो पूरा इवेंट है G20 का बैठक और थिंक 20 सम्मेलन भी, ये MP को कितना सारा एक्सपोजर दे सकता है? MP को बड़ा एक्सपोजर दे सकता है, क्योंकि जैसे कोई मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना जो है, वननेस की बात देखते हैं, जो ओंकारेश्वर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कई इस तरह की हमारी योजनाएं, हमारे विकास की अपनी एक जो कहानी है, वो एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर मध्य प्रदेश को दे सकती है। जो 300 लोग बाहर से आए हैं, वो लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल, कई काम हो रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा सामने नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश उस मामले में इन लोगों के यहाँ आने से एक नया एक्सपोजर लेकर के आते। पूरी दुनिया के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं, उनके समाधान के साथ भारत इस G20 पूरा जो समिट होना है उसकी अध्यक्षता करेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से ये जो समिट होना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को ग्लोबली इस पूरे समिट के जरिए एक एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको एक वैश्विक मंच पे एक्सपोजर इससे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और भोपाल से खबर है, जहां भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से होने वाली है। 16-17 जनवरी को दिल्ली में होगी भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा समेत MP के कार्य समिति सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। 2023 में होने वाले राज्यों के विधानसभा के चुनाव पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर हो सकती है चर्चा। शिवराज सरकार 1 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्राएं निकालेगी। जी हां, सीएम विकास के यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद करेंगे और इस दौरान सरकार की उपलब्धियों से वो जनता को रूबरू भी करवाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री विकास यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही इलाके के सांसद और विधायक भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान मिलने वाले आवेदनों पर भी सुनवाई की जाएगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन कमलनाथ ट्वीट पर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को झूठी पार्टी करार दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज माफी का वायदा कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या 34 लाख पहुंच चुकी है।
इसके लिए कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया है। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार में रहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था। कांग्रेसी कमलनाथ जी की सरकार थी तो 55 लाख किसानों के कर्जे माफी का काम हमने शुरू कर दिया था, जिसमें 27 लाख का हो गया था और 11,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ हो गया था। लेकिन जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी कर्ज माफी की किसानों की, उनको खाद नहीं मिला, उनको फसल का पैसा नहीं मिला, वो वजह है कि आज 35 लाख किसान डिफॉल्टर हो रहा है। इस सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जिम्मेदारी है। इनको उन डिफॉल्टर किसानों का पूरा कर्जा तुरंत माफ करना चाहिए। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी के वायदे को पूरा न करने के आरोप कमलनाथ पर लगाए हैं। कभी कहते हैं किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है नहीं। पहले का 10 दिन में माफ करेंगे, डिफॉल्टर किसानों ने इनको बना दिया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा गेम चेंजर साबित हुआ था। हालांकि सरकार बनने और फिर जाने के बाद इसे लेकर बीजेपी हमलावर रही। ऐसे में एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी सियासी मुद्दा बन रही है। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया है। एमपी में घना कोहरा, शीतलहर और ठंड का अलर्ट। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, भिंड में पड़ सकती है पाले की मार। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आगामी 2 से 3 दिनों में एमपी में मौसम जस का तस बने रहने के आसार बने हुए हैं। तो ये बात श्योपुर की भी, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। जिले का न्यूनतम तापमान कम होने और ठंडी हवाओं के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं दूसरी तरफ कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम होने से यातायात व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां तापमान में लगातार गिरावट से लोग बेहाल हैं। न्यूनतम तापमान कम होने और ठंडी हवाओं के चलते लोग सुबह और शाम में घर में बंद रहना ही पसंद कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में सूर्य देव के दर्शन लोगों को थोड़ा सुकून दे रहे हैं। ग्वालियर से खबर है, जहां छात्रा के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। कार से आए 2 लोगों ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की। छात्रा को घसीटकर कार में बैठाने की कोशिश की गई। छात्रा की चीख पुकार सुन लोगों ने कार को घेरा। लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। झांसी रोड थाना के चेतकपुरी इलाके की घटना है। दतिया जिले के इंदरगढ़ की रहने वाली है छात्रा। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। ये अभी सूचना मिली थी कि चेतकपुरी तिराहे के पास एक मारुति वैन से एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था। वो रिश्ते में उसके मामा की लड़की, मतलब उसका जीजा लगता था। अब किन परिस्थितियों में कैसे वो करना चाह रहा था ये तहकीकात से पता चलेगा। और बाकी ये बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही है। उसके बाद फिर FIR और आगे की कार्रवाई। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? उस पर एक चाकू मिला है। आरोपी सर पकड़ा है? आरोपी को पकड़ के ले आए थे साथ में। खबर भोपाल से, जहां जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में EOW ने FIR दर्ज की है। साल 2006 से अब तक सरकारी जमीन पर 200 से ज्यादा मकान निर्माण का ये मामला है। सरकारी जमीन पर प्लॉट काटने वाले और बेचने वाले पर केस दर्ज हुआ है। फर्जी नोटरी बनाकर शातिरों ने प्लॉट बेच दिया था। इस्लाम पटेल और अन्य लोगों ने पटेल नगर के नाम से निर्माण कराया था। इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हरदा के कड़ोला में 2 पक्षों के बीच एक लड़की के साथ छेड़खानी के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया और इस दौरान 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। वहीं घायल मुबारक के मुताबिक गांव के रहने वाले इमाम उनके परिवार की एक लड़की को मैसेज कर परेशान करता था। पुलिस में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद इमाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। सर, लड़की को परेशान करता था, पढ़ने जाती थी, मैसेज करता था। हमने 2-3 बार उसको पहले समझा दिए, फिर हमने 4 से 5 कंप्लेंट भी की हरदा में।
सिविल लाइन में की, एसपी ऑफिस में की, महिला आयोग में की, कुछ भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। फिर आज जब भतीजा जा रहा था अर्धा वो घर के बाहर खड़ा हुआ तो उसको इशारा करके बोला कि क्या कर लिए मेरा। फिर हम गए, हम शादी में सारे बोले, हम लोगों ने तो 7-8 लोग थे और हथियार लेके वार कर दिए सर। थाना के ग्राम है कड़ोला उबारी, वहाँ पे मुस्लिम समाज के 2 पक्ष हैं और पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। एक पक्ष एहसान वाला पक्ष है, दूसरा पक्ष इमरान वाला पक्ष है। पुलिस द्वारा दोनों तरफ से जो है प्रथम सूचना पत्र 323, 294, 534 की पंजीबद्ध कर ली गई है और MLC करा के अग्रिम विवेचना पुलिस कर। रायसेन में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान टोल कर्मियों और कार चालक के बीच मारपीट हुई। हंगामे और विवाद का वीडियो सामने आया है। उधर दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तो देखिए रायसेन का पूरा मामला है, जहां पर ओबेदुल्लागंज टोल प्लाजा पर विवाद हुआ, काफी हंगामे के आसार बने और यहां पर मारपीट हो गई। पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायसेन से। खबर भिंड से, जहां पंचायत चुनाव रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच और सरपंच से समर्थकों में फायरिंग हुई, गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई। उधर घटना को लेकर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, साथ ही थाने के सामने शव रखकर एम्बुलेंस रोक दी। चुनावी रंजिश में पचैरा गांव में गोली चली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश में जुटी है। उसमें पता चला है कि 2 पक्ष थे जिनमें आपस में पूर्व का जो पुरानी रंजिश थी और चुनावी उसको लेकर इनका आपस में मतभेद था। उसको लेकर आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया था और फायरिंग कर दी थी, जिसमें दूसरे पक्ष के जो 3 लोग हैं वो घायल हो गए थे। तो उसके उपरांत मृत्यु हुई है। तो इसमें तत्काल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसमें मौके पर पहुंची थी, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी मौके से फरार है और इसमें आगे जो कार्रवाई है, जो कि इसमें विधिवत कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और शीघ्र जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करने के प्रयास। देवास के निमावर में 40 वर्षीय अज्ञात महिला ने नर्मदा नदी के पुल से छलांग लगा दी, जहां ड्यूटी पर मौजूद नगर सैनिक खेमचंद ने जान पर खेलकर महिला को बचा लिया। घटना की जानकारी से मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, तो वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची। महिला को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भर्ती किया गया। SDOP ज्योतिर्मठ ने बताया कि महिला हादसे के बाद से सदमे में है और कुछ नहीं बोल पा रही है। फिलहाल खतरे से बाहर है और उसका उपचार चल रहा है। महिला उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने जो नर्मदा नदी पे पुल है पुल पर से नीचे छलांग लगा दी थी, जिसको एक कन्हैया नाम का जो लड़का है उसके द्वारा तत्काल जाकर के बचाया गया और अभी उसको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है, खतरे से बाहर। ड्यूटी यहीं पर थी घाट पर, तो मैंने यहाँ से देखा मोबाइल फेंक कर बचाने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का।